जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। देखिए, शाम के 5 बज चुके हैं और लगातार बिहार इलेक्शन से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं। रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और इस बीच खबर यह भी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाम में भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए आज ये है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बेहतरीन प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। 75 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है और सभी दलों में मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी इस वक्त नंबर 1 है बिहार में, यानी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। 75 सीटों पर बीजेपी अब तक अपनी बढ़त बनाए हुए है और बाकी सभी दल बीजेपी से पीछे हैं। बड़ा मौका है बीजेपी के लिए और इसीलिए अब लगातार ये भी मांग उठ रही है। अब से कुछ देर पहले हमने बताया भी था कि बीजेपी में अब इंटरनली ये मांग उठ रही है कि अब हम सबसे बड़े हैं, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री भी हमारा ही होना चाहिए। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है इस वक्त एनडीए में और सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली करते रहे, एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे और एनडीए समर्थकों के लिए जब वोट मांग रहे थे तो केंद्र की योजनाएं भी गिनाई और कहा कि अगर आपने एनडीए को वोट नहीं दिया तो बिहार में विकास की रफ्तार थम जाएगी। और यही आधार बनाया बिहार की जनता ने, जो अब धीरे धीरे रुझानों में दिख भी रहा है। पीएम पैकेज के तहत आज यहां ग्रामीण सड़कों, नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भरता के हमारे मिशन का भी ये बड़ा अहम केंद्र बने, इसके लिए काम चल रहा है। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। भाइयों और बहनों, कटाई और खरीद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बुआई के लिए भी किसानों को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बिहार में भी आपने अनुभव किया होगा कि मुश्किलों के बावजूद बीज और खाद की उपलब्धता कभी भी कमी नहीं होने दी गई। सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रखी गई। स्थिति चाहे कोरोना काल से पहले की हो या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान, सभी पर तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब कोरोना का संकट देश में आया तो सबसे पहले गांव, गरीब और किसान के बारे में ही हमने प्राथमिकता देकर के कदम उठाए। जो प्रधानमंत्री ने बिहार की सरजमी पर जाकर बोली और इसी के आधार पर बिहार की जनता ने वोट किया। अब ऐसे में सवाल ये, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? अब तक के रुझान और नतीजों से तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि बिहार की जनता ने बता दिया कि वो बदलाव के मूड में फिलहाल तो नहीं है। बिल्कुल, और बिहार की जनता का भरोसा पिछले 15 सालों से एनडीए पर था और आगे भी रहेगा। लेकिन इस जीत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। बीजेपी ने बिहार में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपना।
लेकिन अब ये भी सब संभव अगर हो पाया है तो बस एक चेहरे की वजह से, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। बिहार चुनाव में इस बार मोदी फैक्टर बड़ा कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में जो जो बातें कही वो केंद्र की योजनाएं थी और उसी का फायदा लोगों को हुआ, जिसको आधार लोगों ने वोटिंग में किया। बिल्कुल, और वो हमने अभी आपको दिखाया भी, सुनाया भी कि किन किन केंद्र की योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कैसे पाकिस्तान को लेकर कार्रवाई की, आतंकवाद को लेकर कार्रवाई की। इन चीजों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा बनाया था अपनी रैलियों में। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने भी चला। नीतीश कुमार ने खेल कैसे किया, जरा इसे समझना आपके लिए जरूरी होगा। नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले आखिरी दिन एक मास्टर स्ट्रोक चला था और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था, बल्कि ऐलान नहीं, इसको मैं इल्तिजा कहूंगा, इल्तिजा की थी कि आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। शायद ये इशारा जनता समझ गई। आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा नहीं तो हाथ उठा के बताइए। तो ऐसे में सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी कि क्या मान लिया जाए कि आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले नीतीश कुमार की भावुक अपील ही जनता के बीच में काम कर गई। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी चरण में 78 यानी कि 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी की वो सीटें थी जहां महागठबंधन की पकड़ को मजबूत माना जाता था। लेकिन नीतीश ने अपनी भावुक अपील से लगता है कि बाजी पलट दी है। बिल्कुल, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रुझानों में, नतीजों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसका कहीं ना कहीं जो असर है, ये देखिए, सीमांचल की 24 सीटों में से 11 पर एनडीए की बढ़त अभी बरकरार है। कोसी की 13 में से 12 सीटों पर एनडीए इस वक्त जीत की ओर जाता हुआ दिख रहा है और मिथिलांचल की 20 सीटों में से 15 पर एनडीए जीत सकता है, यानी कि 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी के हों या जेडीयू के हों, वो लीड कर रहे हैं। और ये माना जाता था महागठबंधन के लिए कि एमवाई फैक्टर काम करता है, लेकिन यहाँ एमवाई फैक्टर भी एनडीए की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और उसका ही नतीजा अब इन रुझानों में दिख रहा है, नतीजों में दिख रहा है। तीसरे चरण में नीतीश कुमार की भावुक अपील, जो लग रहा था कि इमोशनल कार्ड खेल दिया है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार फिर से पसंद बने हैं बिहार की जनता की। तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ भी यहां पर बनती है और वो इसलिए कि इस बार नीतीश कुमार कई मोर्चों पर विरोध झेल रहे थे। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किन किन मोर्चों पर नीतीश कुमार ने विरोध झेला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जेडीयू को पसंद करती है बिहार की जनता, नीतीश कुमार फिर से पसंद किए जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी यहां पर नहीं चली है। बीजेपी की नाराजगी भी थी, इस बीच नाराजगी को दूर भी किया गया। पोस्टर से नीतीश कुमार गायब भी दिखे, साथ ही साथ आरजेडी बहुत ज्यादा आक्रामक दिख रही थी। तेजस्वी अकेले 251 रैली उन्होंने की थी, बिहार की जनता के बीच पहुंचे थे, खासतौर से बाढ़ के वक्त में। इधर एलजेपी जो लगातार हमला कर रही थी, चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार में आऊंगा तो नीतीश कुमार का जेल जाना तय है, मैं हर भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा। बाढ़, कोरोना, बेरोजगारी, ये तमाम वो फैक्टर्स रहे। जब इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी तो ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल हो रहे थे और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी काम नहीं आई। यहां एक बार फिर से एनडीए बढ़त बनाते हुए, हालांकि जानकार ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 30 से 35% मतदान हुआ की गिनती हुई है, अभी काउंटिंग और होना बाकी है और हो सकता है कि देर रात तक ये सूरत बदल भी जाए। बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ताजा हमारे पास अपडेटेड रुझान मिल रहे हैं, हम उसको लेकर ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं और अगर ये रुझान सीटों की शक्ल ले लेते हैं तो एनडीए की सरकार तय मानिए। लेकिन इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि एनडीए का सीएम चेहरा क्या अब भी नीतीश कुमार ही होंगे, जैसा कि अब तक बीजेपी कहती आई है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में कहा था, लेकिन सवाल यह भी कि क्या बीजेपी अब जब सबसे बड़ी पार्टी है तो क्या सीएम बीजेपी का नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जेडीयू सीएम पद की दावेदारी छोड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये बेहद अहम है, जैसे जैसे अब दिन ढल रहा है वैसे वैसे ये सवाल जहन में चल रहे होंगे बिहार की जनता के भी कि एनडीए का सीएम चेहरा क्या अभी भी नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी अभी बिहार में उभर रही है। ऐसे में जेडीयू के लिए सवाल ये भी होगा कि नैतिकता के आधार पर ही सीएम पद छोड़ देना चाहिए, उसकी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। मनीष जी, क्या ये नैतिकता का फर्ज जेडीयू निभाएगी?
देखिए, बात नैतिकता की इस समय सियासत की है कि आखिर प्रदेश का मुखिया कौन हो। और जहां तक हम चर्चा कर रहे थे अपने पहले पड़ाव में, तो आपने देखा राणा भाई ने कहा, रोहित की अपनी राय थी, मेहमानों की अपनी राय थी, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार के अतीत को अगर देखें, उनके सियासी कार्यकाल को, तो ये साफ है कि वो हमेशा जब जब उनको लगा है कि अगर वो कहीं हाशिए पर जा रहे हैं या सियासत में उनका मुख्तियारपन जो होता है वो नहीं होगा, तो वो तुरंत अपनी बाजी या अपना पाला बदल देते हैं। और ऐसा ही कुछ अगर अभी आंकड़ों की ये माने, और अगर बीजेपी ज्यादा दबाव नहीं बनाती और नीतीश को घुटन नहीं होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है बीजेपी शुरुआती दिनों में कुछ महीनों के लिए राणा भाई हो सकता है कि चेहरा नीतीश हो, और फिर उसके बाद सियासत में क्या घालमेल होता है ये आप बेहतर जानते हैं। बिहार में संभावनाएं, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी कुछ भी होता है, अभी जो स्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार को बीजेपी आगे करके चलेगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी के अंदर, संगठन के भीतर इस बात का दबाव जरूर होगा कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में ले। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मसलन मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, ये अटकलबाजियां होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी ही अटकलें आपको सियासत में देखने को मिलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों को लेकर के निकल जाते हैं, वहां सरकार बदल जाती है, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और शिवराज सिंह की सरकार बन जाती है। आज 28 सीटों के लिए वहां वोटिंग हो रही है और आप देखिए कि 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हिस्से में आ गई। जितने लोगों को लेकर सिंधिया निकले थे उतनी सीटें वापस बीजेपी लेकर विधानसभा में आ गई और सरकार उनकी सुरक्षित है। मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के पास अभी 18 से 20 विधायक दिख रहे हैं, बीजेपी की अपनी सीटों की संख्या 75 है, वीआईपी और दूसरी जो उसकी सहयोगी पार्टी है हम, उसको आप 5-7 सीटों को देते, 80-82 सीटें, ये 3 लोग हैं। कांग्रेस के 20-22 लोग हो जाते हैं। इसके बाद भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम रहती है। तो इतना कुछ मशक्कत करने की स्थिति में भी अगर बीजेपी बहुमत तक नहीं जाती है तो फिर नीतीश कुमार को आगे करके सरकार बनाने और सरकार चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। अच्छा राणा जी, अब हो सकता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो रहा हूं, लेकिन चूंकि आप बिहार को समझते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि राजनीति देखिए, हम राजनीति में कहते हैं ना कि हम कोई भी संभावना छोड़ नहीं सकते हैं। अगले ही पल राजनीति में कब क्या हो जाए, मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ बाकी है अभी बिहार की राजनीति में। क्या आरजेडी और बीजेपी साथ आ सकते हैं? एक मतलब दोनों नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 आरजेडी। बिहार में कम है, क्योंकि बिहार में जो दोनों का वोट बैंक है, समाज में आप समझिए कि बिहार का समाज 2 फाड़ अगर है तो एक बीजेपी के हिस्से का है, एक आरजेडी के हिस्से का है, और थोड़ा बीजेपी थोड़ा आरजेडी लेकर के जेडीयू चलती है। लेकिन दोनों आरजेडी बीजेपी मिल जाएं तो दोनों के लिए मुश्किल है और आगे की राजनीति दोनों के लिए दिक्कत पैदा करेगी। बीजेपी के लिए खासकर ज्यादा कर देगी और आरजेडी के लिए भी उतनी ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस बात की गुंजाइश जरूर है कि नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिलकर के, चूंकि ये अपने आप को जो सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर दल कहते हैं, इसी आधार पर अपने आप को बीजेपी से अलग कर लेंगे कि बीजेपी सत्ता तक जाने वाली और सत्ता के लिए जो सिद्धांत है उसको ताक पर रखने वाली पार्टी है। और यही कह करके और दोबारा आप सत्ता में आ जाएं, एक समीकरण नया बना लें जैसा 2015 का बना हुआ था, यह तो गुंजाइश बनती है। लेकिन बीजेपी और आरजेडी के बीच की गुंजाइश मुझे थोड़ी कम दिखती है। राणा भाई, लेकिन मेरा ये कहना है, विचारधाराओं का जो एक आदर्श हमने महाराष्ट्र में देखा कि विचारधाराओं को ताक पे रखो, सत्ता में आना है तो सेकुलर नॉन सेकुलर मायने नहीं रखता, और सरकार चल रही है। साल भर हो गया, दिवाली का मौका था। नहीं, सेकुलर तो सहूलियत का एक शब्द है हिंदुस्तान की राजनीति में। जब आपको लगता है, जैसे नीतीश बाबू को लगा 2013 में कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने का मतलब है कि मैं सेकुलर सिद्धांतों से समझौता करता हूं, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। 16-17 साल का साथ अलग हो गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए 2014 में, तो उसके बाद उन्हें सोचना शुरू कर दिया कि यार क्या किया जाए। 2015 के चुनाव में वो लालू प्रसाद यादव के साथ आए, लेकिन बाद में उनको लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ चलने में भलाई है, तो उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ आ गए। यही नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी से ताकतवर बेहतरीन प्रधानमंत्री देश में हुआ नहीं। तो एक 2013 का बयान देखिए और एक 2019 के आसपास का बयान देखिए, मतलब 2014 के जब साथ में आ गए उसके बाद का बयान देखिए। तो यह बयान जो होते हैं और सेकुलर शब्द जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए एक सहूलियत है, एक सीढ़ी है। जब मन करे उसका इस्तेमाल कीजिए, जब मन करे तो आप। लेकिन राजनीति तो अपार संभावनाओं का खेल है ना सर, आप लोग भी कहते हैं। दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक,
क्या ये संभव लगता है? महाराष्ट्र में भी चूंकि विपरीत विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ आई और स्टेबल सरकार अभी तक है, जैसे कि मनीष सर जिक्र कर भी रहे थे, नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी बिहार में साथ आई। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वो सीएम वाली बात हमारी चल रही थी। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिर साबित हुआ है मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि सीधे तौर पर यह विक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर मोहर लगाई है। और रोहित, इसी तरह से दबाव बनाया जाएगा ताकि नीतीश कुमार को घुटन महसूस। ये शुरू हो गया है। एक शख्स जो बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। अब योगी जी का स्टेटमेंट आ जाता है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी पर जनता का भरोसा है। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, दीपक झा भी मेरे साथ जुड़े हैं, शिवम त्यागी भी मेरे साथ हैं। शिवम, क्या आपको लग रहा है, पहले तो मुझे अपना टेक बताइए, आपको लगता है कि अब बीजेपी के पास मौका भी है और आत्मनिर्भर बनने की राह भी है, और पीएम कहते भी हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो बिहार में आत्मनिर्भर बनने का ये बहुत अच्छा मौका है? शिवम, रोहित से जुड़ा हुआ मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मनीष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके दो पहलू हो सकते हैं। आपके एडिटोरियल हेड राणा जी यहाँ पर बैठे भी हैं और जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनका तजुर्बा है, और उसके साथ साथ वो बिहार से भी आते हैं। तो एक बात तो राणा जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में आज अगर सरकार आ रही है और इतनी सीटें आ रही हैं, किसकी वजह से है और किस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी कवर कर। बस यहीं से तो मैसेज आ रहा है। मैसेज तो शिवम त्यागी यहीं से आता है, किसकी वजह से ये हैसियत हासिल हुई है एनडीए को, और फिर एनडीए के भीतर किसको आगे की कमान मिलनी चाहिए, ये सारे इशारे तो जेडी वाले भी समझते हैं। पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के चेहरा रहे हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री होंगे। आज और अभी के हालात में सिचुएशन ये है कि अभी वो मुख्यमंत्री हमारे हैं। बाकी भविष्य के गर्त में क्या है ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आपको ज्यादा तजुर्बा इन सब चीजों का। हाँ, सेफ खेल गए आप। आपने कहा अभी तक तो है, आगे का कुछ पता नहीं। मेरे पता नहीं तो आपने लगाया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने कहा भविष्य में कुछ भी हो सकता है, अभी तक तो नीतीश कुमार है। लेकिन दीपक से भी पूछ लेते हैं। दीपक झा, आपको फिलहाल के रुझानों में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? रिजल्ट आने में कम से कम 10 बज जाएंगे रात के। तो अभी ट्रेंड, हमें तो पूरी उम्मीद है कि अभी महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार की जनता को, नीतीश कुमार को जनता ने नहीं हरा, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी ने हरा दिया। नरेंद्र मोदी से चतुर चालाक व्यक्ति शायद आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। सबसे कुशल राजनीतिक व्यक्ति में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो उसमें कोई दुरा नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बड़े कुशल कारीगर राजनेता है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को हरवाया है और शिवम त्यागी जी ने यहाँ पे उस पर मुहर लगा दिया है कि अभी तक तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं है। तो हो सकता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कुछ ऐसी हालत कर दे नीतीश कुमार की कि अब तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, भाजपा के नीचे आ जाओ। लेकिन ऐसे इनकी मनोदशा, इनकी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन दीपक झा, आपसे सवाल तो कुछ दूसरा होना चाहिए ना दीपक। ये आप अब नीतीश कुमार की तरफ मत जाइए, बीजेपी की तरफ मत जाइए। आप ये बताइए कि जिस पार्टी को और जिस गठबंधन को भारी भरकम जीत के साथ आने के लिए कहा जा रहा था, जिसकी उम्मीदें थी, जिसकी संभावनाएं थी, और बीती रात बहुत सारे लोगों ने बहुत सुनहरे सपने सजा करके नींद ली थी, अचानक ये क्या हो गया? राणा जी, आपका सवाल बहुत ही शानदार है। और सब अभी मैं बता रहा हूं, अभी लगभग 2.5 से 3 करोड़ वोट काउंट हुए हैं। इसका मतलब है कि अभी 30% वोट काउंट नहीं हुए, 30 से 35%, और फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जिन्होंने कल रात से जश्न मनाए थे, एग्जिट पोल के अनुसार जिन्होंने जश्न मनाए थे, मैं आपको बता रहा हूं। आप फिलहाल मेरे सवाल से फारिग होना चाहते हैं, मैं आपको होने नहीं देना चाहता हूं। आप मानकर चलिए कि नतीजा यही रहता है, तो फिर क्या है इतना तामझाम आपका? आपने भी तो पता नहीं क्या क्या बोला, बीजेपी की सत्ता, बीजेपी की सियासत, बीजेपी का चरित्र, नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव और कांग्रेस। राणा जी, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि अगर नतीजा यही फाइनल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूं
ये वोट न बीजेपी को मिले हैं न नीतीश कुमार को मिले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक चेहरे पे वोट मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के भाषण पे। तो अगर ऐसा है तो कुशल नेता कह दीजिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुशल नेता कह दीजिए। और आप रात तक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी और जेडीयू तो अभी से जश्न मना रहे हैं। इधर दिल्ली में तैयारी है, मंच तैयार हो रहा है, उधर जेडीयू के ऑफिस के बाहर से बरखा शर्मा रिपोर्ट कर रही है। बरखा, तस्वीरें दिखाइए, जश्न कैसे मन रहा है। आऊंगी आपके पास, पहले बरखा का रुख कर ले। बरखा, जश्न बहुत शानदार तरीके से देखिए रचना यहाँ पर मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप अभी थोड़ी सी शांत हो गई है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले इतना शोर, इतना जश्न और उत्सव का माहौल जेडीयू के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। जीत एकदम सुनिश्चित यहाँ पर मान ली गई है। भले ही अभी बाकी हो, कई राउंड बाकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बात हम यहाँ पर कुछ लोगों से देखे करेंगे, तो जीत पूरी सुनिश्चित मानकर ये पूरा का पूरा जश्न यहाँ पर जेडीयू की ओर से। नहीं, ऐसा है कि जहां तक रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा देखने से जरूर लग रहा है कि हम पूर्ण बहुमत से जो है एनडीए की सरकार जो है बिहार में पुनः बनेगी। सरकार एनडीए की बने, लेकिन जो जेडीयू की स्थिति है, जो जिस तरह से जेडीयू को तीसरे नंबर पर ढकेलते हुए समझ में आता है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? वोट तो कम हुए ही, सीट भी कम हुई यहाँ पर। देखिए, जहां तक आपने कहा कि तीसरे नंबर की बात, तो एनडीए में हम लोग 4 पार्टियां थे, भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। तो हम लोगों ने मिल करके लगाया, ना कि पार्टी अलग अलग लड़ी है। तो हम लोगों ने एक साथ मिल के लड़ा है। मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी सामने है क्या, या इसमें बदलाव हो सकता है? और ये एनडीए की जीत है। आपको उनकी भी जो है महागठबंधन की आप जीत, जिस तरीके से आप एक जब पोल दिखा रहे थे, उसी तरीके से हम एनडीए की जीत आपको दिखा रहे हैं। और एनडीए ही की सरकार जो है बिहार में पुनः बनने जा रही है। ठीक है, एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, लेकिन अभी अलग अलग बयान भी शुरू हो गए हैं बीजेपी की ओर से कि ये पूर्ण तरह से यहाँ पर पीएम मोदी की जीत है, बीजेपी की जीत है। इस तरह के बयान का मतलब क्या समझा जाए? मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट हर रैली में किया गया। ठीक है, वहां से थोड़ा सा वीडियो हमको ठीक नहीं मिल रहा है, आवाज ठीक नहीं मिल रही है। हम वापस कोशिश करेंगे बरखा के पास आगे चलने की और देखेंगे कि किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी वहां पर पूरी तरह से चल रही है। पूरा जश्न मनाने की तैयारी वहां पर हो गई। एक